गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार और आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये पुर्तगाली और यूरोपीय कंपनियां किस प्रकार भारत में आना शुरू हुई और इन्होंने किस प्रकार अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। और डच जब अपना पैर पसारने लगे हिंदुस्तान पर, तो क्या पुर्तगालियों ने उनके लिए जगह छोड़ रखी थी व्यापार करने के लिए कि पूरे हिंदुस्तान पर व्यापार करते थे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने पुर्तगाली और डचों का पूरा व्यापारिक सिस्टम को समझाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देखें। उसके बाद ये वाला भी वीडियो देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो है उस डच और पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनको हिंदुस्तान से भगाया। वो कैसे भगाया मैं इस वीडियो में समझते हूं। तो मैं इस वीडियो में उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने 2 तारीख बताई थी। 2 तारीख क्या बताई थी? 17 मई 1498 और 1 तारीख बताई थी 1596। डच 1596 में इनकी एंट्री होती है। कहां पर? भारत में। और इनके वास्को डिगामा इनकी, ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। इनकी एंट्री होती है 1498 में। कहां पर? केरल। कहां पर आते हैं? केरल के कालीकट बंदरगाह पे, राइट, कालीकट बंदरगाह पर। और डच जो आते हैं 1596 में आते हैं। और पहला यात्री जो था इनका, पहला यात्री जो आया उसका नाम था कार्नेलियन। बड़ा अजीब अजीब नाम रहा था, कार्नेलियन हाउटमैन। अगर ये नाम हिंदुस्तान में कोई मतलब बुजुर्ग इंसान ले, कार्नेलियन हाउटमैन, जैसे आम लोग जैसे गांव देहात में या हम भी गांव से रहते हैं तो कोई नाम लेके बुलाता है तो कहते हैं फलनवा, ढमकवा, है जैसे राकेशवा हियाँ आओ, ठीक है, माधुरीवा हियाँ आओ, तो मतलब लास्ट में वाह लगा देते हैं, अजीब हो जाता है थोड़ा सा नाम। अगर कोई हिंदुस्तान में किसी लड़के का नाम या किसी इंसान का नाम कार्नेलियन हाउटमैन हो तो सोचो, इमेजिन करो, वो बुजुर्ग इंसान इस नाम ले पाएगा? नहीं। अगर बुलाएगा, जैसे यहाँ पे बुला देते रमेशवा हियाँ आओ, तो एक कार्नेलिनवा मतलब इस तरह बुलाएगा ना, वो ले ही नहीं पाएगा। तो मतलब कुल मिला के अजीब नाम रहता है। तो देखो, डच का पहला यात्री जो था वो कार्नेलियन हाउटमैन क्या हुआ था, सबसे पहले भारत में आया था डच यात्री। तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 में। कहां पर? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। और पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? कोचीन में। कोचीन कहां पर है? केरल में। और मसूलीपट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का एरिया इधर, केरल का एरिया इधर। तो ये दोनों जो समुद्री मार्ग था, इस मार्ग पर इन्होंने अपना कदम जमा रखा था और यहां से भरपूर व्यापार कर रहे थे। अब यहां पर थोड़ा सा फर्क आप देखोगे, 1498 में 1500 मान लो आप इसको, ठीक है, इधर 1596 में। फर्क कितना है? 1596 में डच आते हैं। इससे पहले लगभग 100 सालों तक, करीब 95 साल तक पुर्तगाली तन्हे तनहा यहाँ पर व्यापार करते थे। यूरोपियन कंपनी यहाँ पर तन्हे तनहा व्यापार करती थी। इनके लिए कंपटीशन के चक्कर में कोई दूसरा व्यापारी नहीं था, ठीक है। और मैंने बताया कि ये जो समय चल रहा था, ये 1596 का जो ये जब आए थे, तो इस समय जब पुर्तगाली भारत में आए थे उस समय दिल्ली का सुल्तान जो था सिकंदर लोदी था, लोदी वंश की हुकूमत थी। लेकिन जो 1596 में जब भारत ये आए तो इस समय जो हुकूमत थी वो जहांगीर की हुकूमत थी, मतलब डच जब भारत में आए, ठीक है। तो अब हम इस चीज को इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम यहां पर ये बात करेंगे अंग्रेज की एंट्री किस प्रकार होती है। अंग्रेज की, इनको भी समुद्री मार्ग की ही तलाश थी क्योंकि कोई और मार्ग तो था नहीं, था लेकिन इनके लिए नहीं था।
व्यापारी जो मुस्लिम व्यापारी थे इनको आने की परमिशन नहीं देते थे। भारत का अगर आप नक्शा देखोगे तो पाकिस्तान के ऊपर का भाग, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान वगैरह का जो एरिया था वो स्थल भूमि थी। उस भूमि से भारत में आया जा सकता था, लेकिन वहाँ के जो व्यापारी थे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा कंपटीशन या हमारे बीच में कंपटीशन बढ़ जाए, कोई दूसरा व्यापारी आकर हमारे मतलब कस्टमर को या कोई दूसरा, जैसे मतलब वो लोग समझते हैं कि कोई दूसरा ना आए व्यापार करने के लिए, वो वही लोग रहें। तो उनको स्थल भूमि से यूरोपीय कंपनी को, यूरोपीय व्यापारियों को आने की कोई और कतई परमिशन नहीं थी। तो उन्होंने समुद्री मार्ग तलाशा, उसी में थे अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, उसके बाद अंग्रेज। अंग्रेज की कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1600। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। क्या शुरू होती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ना एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वहां की जो रानी थी, कहाँ की? ब्रिटेन की। ये जो ब्रिटेनवा है ना, जो अभी हमारा बहुत चहिता बन के बैठा है ना, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा लूटने वाला ये अंग्रेज था। अमृतसर की घटना याद है? कितने बहरहमी से मासूम लोगों की जान गई थी। ये थे, बक्सा किसी ने नहीं है हमारे हिंदुस्तान को, सब ने लूटा खाया है। और आज माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है। किसके द्वारा? आप अच्छे से जान रहे हैं, हमारी हुकूमतें या हमारी, मतलब मैं खुल के नहीं बोलना चाहता। देखो, उस समय ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ना एक बड़ा डिसीजन दे देती हैं। इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन्होंने क्या किया? व्यापार करने का अधिकार दे दिया, मोहर लगा दी, शाही फरमान जारी कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि भैया हमारी तरफ से मोहर लगी है ये कंपनी के ऊपर, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारी ब्रिटेन की कंपनी है, कोई कहीं कुछ होता है मसला तो उसकी जिम्मेदार हम हैं। ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन का शाही मोहर लग गया व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। अब इनकी जमीन की तलाश थी, कहां पर? हिंदुस्तान में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ये भी जान लो, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही इसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि यही कंपनी थी जो करीब बहुत लगभग 70 साल या 100-150 साल तक हुकूमत की, उसके बाद क्राउन के हाथों में चली गई। उसको भी हम समझेंगे इसमें। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दे दिया व्यापार करने का। और आपको पता है ये व्यापार करने का फरमान कहां पर जारी हुआ था? हिंदुस्तान में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से? ब्रिटेन से। देखो इधर, यहां पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना नक्शे से मैं समझा देता कि ब्रिटेन से किस प्रकार आए। तो ये भी क्या है? समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से। ठीक है? हिंद महासागर के माध्यम से ये हिंदुस्तान में इनकी एंट्री होती है। अब इस कंपनी के जो पहले गवर्नर थे उसका नाम था टॉमस स्मिथ। अभी मैं रेगुलेटिंग एक्ट के गवर्नर की बात नहीं कर रहा हूं। इस कंपनी के इस समय 1600 ईस्वी के जो गवर्नर थे, इस समय इनका नाम था टॉमस स्मिथ। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। टॉमस स्मिथ प्रथम गवर्नर थे। कंपनी को अधिकार पत्र मिल गया, मतलब इनको मिल गया टॉमस स्मिथ को व्यापार करने का। तो अब ये टॉमस स्मिथ ने भेजा किसको? हिंदुस्तान में। तो टॉमस स्मिथ ने सबसे पहले एक कैप्टन को, जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन
हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। कहाँ भेजा? भारत भेजा। कैप्टन हॉकिंग को कहाँ भेजा? भारत भेजा, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थॉमस स्मिथ ने कैप्टन हॉकिंग को भारत भेजा और तारीख क्या थी उस समय? 1609। मतलब 1609 को एक जहाज आता है। कहाँ से? इधर देखो, हमें नक्शा नहीं बनाना आता है इंडिया का। देखो जहाज आता है ये, ठीक है, ये अरब सागर, अरब सागर। और ये जहाज आता है, यहाँ पर जो जहाज आता है उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और ये बहुत बार पूछा गया है। अंग्रेजों का पहला जहाज जो हिंदुस्तान में आया, उस जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। ये पहला अंग्रेजी जहाज था जो हिंदुस्तान के बंदरगाह पर आता है। मतलब हिंदुस्तान में पहला जहाज आया उसका नाम था रेड ड्रैगन। और जो पहले कैप्टन थे इस जहाज के, जो कैप्टन थे, फर्स्ट कैप्टन, इस कैप्टन का नाम था कैप्टन हॉकिंस। अब यहां पे कहानी समझ लो। थॉमस स्मिथ को अधिकार पत्र मिला। थॉमस स्मिथ ने भेजा किसको? पहला जहाज भेजा किसके साथ में? कैप्टन हॉकिंस को कैप्टन बनाया जहाज का और भेजा हिंदुस्तान में कि जाकर पता करो। अब भेजा, तारीख कब थी? 1609। 1609 ईस्वी को जब कैप्टन हॉकिंग भारत में आते हैं, ठीक है, भारत में आते हैं, तो उस समय भारत पर हुकूमत किसकी थी? जहांगीर की थी। किसकी हुकूमत थी? जहांगीर की। जहांगीर क्या था? मुगल की हुकूमत थी। अब देख लो एक चीज, अब ये समझो कि ये कैप्टन हॉकिंस तो व्यापार करने के लिए भारत में आए, उससे पहले दो लोग व्यापार कर रहे थे, डच और पुर्तगाली। अब कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यापार करने वाला ये नहीं चाहेगा कि उनके कंपटीशन के बीच में दूसरा, तीसरा, चौथा कोई व्यक्ति आए। तो डच न पुर्तगाली, न डच न पुर्तगाली, ये दोनों लोग हरगिज नहीं चाहते थे, हरगिज और कतई नहीं चाहते थे कि हमारे बीच में अंग्रेज आए। हम व्यापार कर रहे हैं तो हम ही व्यापार करें, हम ही ट्रेड करें। तो जैसे ही पुर्तगाली और डचों को पता चला कि 1609 ईस्वी में कि कैप्टन हॉकिंस एक अंग्रेज कैप्टन आया है और वो भी व्यापार के सिलसिले में आया है, तो ये लोग पहुंच गए जहांगीर के दरबार पे। समझना बात को, कहां पहुंच गए? जहांगीर के दरबार में। और जैसे ही जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो इनकी एंट्री, परमिशन, तो उस समय व्यापार करने के लिए परमिशन की तो आवश्यकता थी। तो जहांगीर से जब तक परमिशन नहीं लेते कैप्टन हॉकिंस, तब तक व्यापार कर नहीं सकते थे। क्योंकि पूरे बर्रे आजम पर, पूरे भारत पर उस समय मुगलिया सल्तनत कायम थी। ये साउथ का एरिया अगर आप छोड़ दो, नॉर्थ का एरिया लगभग पूरा मुगल के अंदर में था। बगैर इनके परमिशन से वहां पर कुछ नहीं हो सकता था। मुगलिया परमिशन से इनको व्यापार करने के लिए शाही परमिशन की आवश्यकता थी। लेकिन डच और पुर्तगाली कैप्टन हॉकिंग जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने के लिए पहुंचे, उससे पहले डच और पुर्तगाली पहुंच गए और जहांगीर से कहने लगे कि हुजूर, सरकार, सुल्तान, जहांपना, एक शख्स आया हुआ है, अंग्रेज है, और वो व्यापार करना चाहता है। हमें उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती, उसका मनसा हमें अच्छा नहीं लगता। कौन कह रहा है? पुर्तगाली, डच। किससे कह रहे हैं? जहांगीर से। मनसा अच्छा नहीं है, इनको व्यापार करने की परमिशन न दें। देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो चीज़ मैं बता रहा हूं थोड़ा सा मुझे अपने तरफ से कनेक्ट करना पड़ता है हिस्ट्री को जोड़ने के लिए, वरना आप बोर हो जाओगे मतलब ये वीडियो देखने में। जब मैं कनेक्ट करके किसी चीज़ को अपनी तरफ से बताता हूँ, थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगा के बताता हूँ, तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये प्रक्रिया इसी प्रकार हुई, लेकिन इसे मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, किताबी लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ मैं। तो ये डच और पुर्तगालियों ने क्या किया? उनका विरोध करना शुरू किया। और किसके माध्यम से? जहांगीर के माध्यम से, क्योंकि जहांगीर के परमिशन के बगैर अंग्रेज व्यापार कर ही नहीं सकते थे। तो 1609 ईस्वी में जब पुर्तगाली और डच जहांगीर का कान भर के चले आए कि फलाने जो आ रहे हैं इनकी नीयत सही नहीं है, हरगिज व्यापार करने की परमिशन नहीं देना,
ठीक है। तो 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग जैसे ही जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, कैप्टन हॉकिंग जैसे ही जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं 1609 ईस्वी में, तो शाही फरमान होता है, इनको जहांगीर क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं भैया व्यापार करने की परमिशन नहीं है। कैप्टन हॉकिंग को मना कर दिया, साफ साफ जहांगीर ने मना कर दिया। और मना करने के पीछे रीजंस मैं आपको बता चुका हूं, पुर्तगाली और डच इसके पीछे थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बीच में कोई तीसरा शख्स आए और वो व्यापार करे। तो कैप्टन हॉकिंग 1609 ईस्वी में पहुंचते हैं दरबार में। जी हुजूर, हाँ बताएं, मैं सुन रहा हूं। ऐसे ना शाही लोगों का काम, हाँ कहें, मैं सुन रहा हूं। तो जब इन्होंने कहा कि सर हुजूर हमें व्यापार करने की परमिशन दे दी जाए, तो इन्होंने साफ मना कर दिया जहांगीर ने। ठीक है, इनका नाम सलीम भी था, ये अकबर के पुत्र हैं। ठीक है, देखो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर चौथे नंबर पे आते हैं। तो इनको मना कर दिया और व्यापार की परमिशन नहीं मिली जहांगीर इनको, कैप्टन हॉकिंस को। लेकिन 1613 ईस्वी में, कब, 1613 ईस्वी में दूसरा कोई कैप्टन आता है, थॉमस स्मिथ या दूसरा कोई कैप्टन आता है, उसका नाम था थॉमस अलवर्ड। क्या नाम था, थॉमस अलवर्थ। थॉमस अलवर्थ, जहांगीर ने क्या किया, थॉमस अलवर्थ को क्या कर दिया, परमिशन अलॉट कर दी। 1609 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने की परमिशन से सख्त मना कर दिया गया। लेकिन 1613 ईस्वी में थॉमस अलवर्थ के अधीन जहांगीर ने क्या किया, शाही फरमान जारी कर दिया कि अंग्रेज भी भारत पर व्यापार कर सकते हैं। जब इनको 1613 ईस्वी में परमिशन मिल गई व्यापार करने की, तो खुश हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की, वो कहां पर स्थापित की, सूरत में स्थापित की थी। राइट, कहां पर, सूरत में। तो थॉमस अलवर्थ के अधीन व्यापार करने की परमिशन मिली, तो कंपनी जो स्थापित हुई, जो अंग्रेज की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई, यह कब स्थापित हुई, सूरत में। कहां स्थापित हुई, सूरत में स्थापित हुई। राइट, 1613 ईस्वी में अंग्रेज की फैक्ट्री थॉमस अलवर्थ के अधीन, शाही फरमान कब जारी हुआ था, थॉमस अलवर्थ को जारी किया था। जहांगीर ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें व्यापार करने की परमिशन देते हैं 1613 में। और 1613 में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर दी, कहां पर, सूरत में। ठीक है, उसके बाद पहली फैक्ट्री, उसके बाद 1615, ये डेट आपको याद रखना जरूरी है। 1615 में ऐसा क्या होता है, 1615 में वहां के सम्राट, ब्रिटेन के जो सम्राट थे, ब्रिटेन सम्राट जिनका नाम था चार्ल्स सेकंड, सोलह सौ पंद्रह में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना एक राजदूत नियुक्त किया, मतलब एक सरकारी आदमी यूं कहें तो। इसने अपना एक राजदूत नियुक्त किया, जिसका नाम था टॉमस रो, सर टॉमस रो। क्या नाम था, सर टॉमस रो। और इस राजदूत को कहां पर भेजा, जहांगीर के दरबार में। इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा आप जान लें। देखो, जब इनको परमिशन 1613 में मिल गई व्यापार करने की, तो फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लिए सूरत पे। और सूरत पड़ता है गुजरात की साइड का एरिया, ठीक है, गुजरात का एरिया। तो इन्होंने जब सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर ली, तो जब इनके सम्राट को पता चला कि ठीक है फैक्ट्री वगैरह स्थापित हो गई है, तो 1615 में इन्होंने जहांगीर के दरबार में अपना एक राजदूत बनाकर भेजा। और राजदूत बना के किस लिए भेजा, कहानी क्या थी, ब्रिटेन का सम्राट चाहता था कि जो हमारा राजदूत होगा, जो जहांगीर के दरबार में जाएगा 1615 में,
जो गया जहांगीर के दरबार में, सर टॉमस रो को बना के भेजा। और इसके पीछे की कहानी मजेदार ये है कि ब्रिटेन का सम्राट था जेम्स प्रथम, ये जानना चाहता था कि जहांगीर के अंदर इंटरनल बॉडी में वो शासन कैसी है, उनकी सिस्टम किस प्रकार काम करता है, उनकी व्यवस्था क्या है, और जहांगीर की कमजोरी क्या है, मुगल सल्तनत की सेना क्या है। मतलब यूं कहें तो सर टॉमस रो जो राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गए थे, वो मुगल की अच्छी बुरी सारी जानकारी किसको देना शुरू कर दिए, सम्राट को देना शुरू कर दिए। और दूसरा पहलू क्या था, राजदूत भेजने का दूसरा पहलू, पहला पहलू यह था कि मुगल की शासन व्यवस्था की सारी जानकारी सम्राट के दरबार में पहुंचाना था। तीसरी व्यवस्था यह थी, सर टॉमस रो जो थे वो जहांगीर के करीबी बनना चाहते थे। जहांगीर के करीब बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जहांगीर की विश्वास को और प्राप्त कर लेंगे, जिससे जहांगीर क्या करेगा, उसके मन के हिसाब से उसको मतलब व्यवस्थाएं देना शुरू कर देगा। तो सर टॉमस रो कितने साल, 1615 ईस्वी में भेजे गए और रहे कम से कम 4 साल, 1619 ईस्वी तक। कितना, 16 से 19 ईस्वी तक सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहे। अब आप ये बताओ कि कोई शख्स अगर किसी के पास उठते बैठते मतलब सोते जागते उसी की शासन व्यवस्था उसी के आगे पीछे लगा हो, जी हुजूरे में जी हुजूर करता हो, और साथ ही साथ पीछे से इंफॉर्मेशन सम्राट को पहुंचाता हो और उसके साथ जी हुजूरी करता हो, तो आप बताओ, आप वो एक तो विश्वास जीत लिया, दूसरा क्या हुआ, सारी चीजें इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहा सम्राट के पास। तो 1619 तक 4 साल में कोई व्यक्ति किसी की चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान जाएगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या निकला विश्वास जीतने का, उसको हम इसको मिटाने के बाद समझते हैं। जब टॉमस रो जहांगीर का विश्वास जीते ना, तो इस विश्वास जीतने का जो रिजल्ट निकला ना वो 1632 में निकला। देखो 1632 में पहुंचे कब, सम्राट ने 1615 में राजदूत अपना भेजा, 4 साल तक बिताया उनके साथ, जी हुजूरी करता रहा आगे पीछे। ठीक है, उसके बाद 1632 में मुगल फरमान जारी होता है। मुगल फरमान क्या जारी होता है, कहा जाता है कि भैया क्या चाहते हो आप। अंग्रेज कहते हैं भाई कुछ नहीं जी हुजूर, सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन आंखों में इनके हरामीपन था। ठीक है, 1632 ईस्वी में मुगल फरमान जारी होता है और एक बहुत बड़ा बंदरगाह गोलकुंडा, क्या नाम था, गोलकुंडा, ये बंदरगाह किसे दे दिया गया, अंग्रेज को दे दिया गया। मुगल फरमान जारी हुआ कि गोलकुंडा बंदरगाह हम अंग्रेज को दे देंगे। किस खुशी में, कोई खुशी नहीं, इसके बदले हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो मुगल ने क्या किया, इस गोलकुंडा बंदरगाह को अंग्रेज को तो दे दिया, इसके बदले में क्या, 500 पाउंड वार्षिक कर पर, वार्षिक टैक्स पर। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम 500 पाउंड आपको टैक्स देंगे। ठीक है, और था बंदरगाह। व्यापारियों के लिए उस समय बंदरगाह की बहुत जरूरत थी, क्योंकि व्यापार करने के लिए स्थल मार्ग की कोई परमिशन नहीं थी, क्योंकि उस्मानिया खिलाफत जो थी, ठीक है, ओटोमन साम्राज्य जो कायम था, वो स्थल भूमि से इन अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को भारत में आने की परमिशन तक नहीं देता था, हड्डी गुड्डी तोड़ डालता था इनकी। ठीक है, चुन चुन के मारता था। तो इन्होंने जल मार्ग की तलाश की थी, तो इस वजह से इनको बंदरगाह की बहुत ज्यादा जरूरत थी व्यापार करने के लिए। तो खैर 1615 ईस्वी में इस विश्वास का नतीजा ये हुआ, जो सर टॉमस रो ने विश्वास जीता था उसका नतीजा ये हुआ, 1632 ईस्वी में मुगल फरमान जारी होता है कि गोलकुंडा बंदरगाह हम अंग्रेज को दे देंगे, बस इसके बशर्ते हर साल 500 पाउंड वार्षिक टैक्स देंगे, आपको सिर्फ टैक्स देना होगा, बाकी गोलकुंडा बंदरगाह आपका है, एकदम आसानी से व्यापार करो। तो मुगलों ने क्या किया, उस एरिया से ना अपनी जो सैनिक थे सबको बुला लिया, क्योंकि इसके बदले में वो टैक्स लेते थे। अब अंग्रेज इस बंदरगाह से क्या मंगवा रहे हैं,
सैनिक मंगवा रहे हैं, अपना राशन पासन भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं था। और यही जो गलती थी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, अब इस बंदरगाह जब मिल गया इनको, तो इस बंदरगाह से वो सामान भेजते, उधर से हथियार मंगाते, ठीक है, सैनिक मंगाते, ठीक है, वो अपना व्यवस्था बनाते, और मीटिंगें होती थी इनकी कि किस तरह भारत को हम क्या करेंगे, गुलाम बनाएंगे। क्योंकि आंख में हरामीपन तो था ही, पेट में गुड़गुड़ तो हो ही रहा था इनके कि किस प्रकार हम हथिया लें पूरे हिंदुस्तान को, है ना, हरामखोरों। तो क्या हुआ, अंग्रेज ने क्या किया, बड़ी खुशी के साथ इस बात को मान गए कि ठीक है, हम 500 पाउंड देंगे। उसके बाद पुर्तगाली को भी हटाना था। पुर्तगाली पहले डच को हटाया इन्होंने, ठीक है, वो अभी हम बताएंगे कब। अब इनका 1632 के बाद 1661 फैक्ट्री इनके स्थापित कहाँ है, सूरत में स्थापित है। 1661 में क्या हुआ, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी कौन, कैथरीन नाम था, कैथरीन, और अंग्रेज सम्राट चार्ल्स सेकंड, ये दोनों शख्स, कैथरीन और चार्ल्स सेकंड, इन दोनों का क्या हो जाता है, विवाह। इसके पीछे भी राजनीति, इसके पीछे भी लाभ था। देखो एक चीज समझो, जब ये एरिया जो था, ये केरल, गोवा, और उसके बाद गोवा, केरल, उसके बाद थोड़ा सा एक एरिया यहाँ पे था, हाँ, मुंबई। इस एरिया पर ये जो बंदरगाह था बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, क्योंकि ये जो एरिया था ना वो डायरेक्ट कनेक्ट करता था यूरोप को, ठीक है। तो गोवा, केरल वगैरह पर पुर्तगाली की हुकूमत थी। तो राजनीति इन्होंने 1661 में खेली। पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन, कैथरीन की शादी इन्होंने अंग्रेज सम्राट चार्ल्स द्वितीय से इनका विवाह हो गया। अब जब चार्ल्स द्वितीय से इनका विवाह हो गया, तो आप ये बताओ हमें, जब किसी देश के राजा की बेटी की शादी अगर किसी के साथ हो जाती है, ये दामाद बन गए पुर्तगाल के, जब पुर्तगाल के दामाद बन गए तो पुर्तगाली जो शासक था ना, दहेज में क्या करता है, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई पूरा दे देता है। वाह भाई वाह, है कमाल की बात। अब पुर्तगाली को हटाने के लिए चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली की राजकुमारी से शादी कर ली, और पुर्तगाल की राजकुमारी से जब शादी कर ली कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय ने, तो पुर्तगाली के शासक ने, चार्ल्स द्वितीय ने, इसके बदले में बंबई को दहेज के रूप में मांग लिया। तो पुर्तगाली शासक जो थे, ठीक है, जिनकी हुकूमत यहाँ पर थी, इन्होंने क्या किया, इस बंबई को उठा के किसको दे दिया, अंग्रेज को दे दिया। अब इस बंबई पर अंग्रेज की हुकूमत कायम हो गई, इस पर अंग्रेज काम करने लगे। मतलब यहाँ पर जो शादी हुई तो ये चार्ल्स द्वितीय जो थे राजकुमारी, मतलब पुर्तगाल के दामाद बन गए भाई। तो जब पुर्तगाल के दामाद बन गए तो बंबई को क्या किया, दहेज के रूप में जब दे दिया, तो इन्होंने सूरत से इन्होंने क्या किया, फिर इसके बदले में एक चीज और यहाँ पे समझाते हैं हम आपको। 1668 की एक डेट याद रखना आप। 1668 में जब चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में मिल गया, और एक बड़ा बंदरगाह था, और यहाँ से व्यापार बहुत आसानी तरीके से हो सकता था, क्योंकि ये समुद्री मार्ग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बंदरगाह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था व्यापार करने के लिए, जो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिला था। तो 1668 ईस्वी में इन्होंने, चार्ल्स द्वितीय ने, क्योंकि इनके पीछे राजनीति थी, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1668 ईस्वी में 10 पाउंड, कितना, 10 पाउंड के वार्षिक टैक्स पर इसने इस बंबई को क्या किया, बंबई को किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मतलब चार्ल्स द्वितीय को जो इलाका, जो क्षेत्र, जो बंदरगाह बंबई जो दहेज के रूप में मिला था पुर्तगालियों से,
तो चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में वो बम्बई को उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और कहा कि भैया इसके बदले में हम कुछ नहीं चाहिए, हम कौन सा ब्रिटेन से यहाँ पर हुकूमत करने आएंगे, व्यापार करने आएंगे, आप ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में सूरत में स्थापित थी उसको उठा के दे दिया। कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बदले में हमें क्या करेगी, हर साल 10 पाउंड वार्षिक टैक्स देगी, बाकी व्यापार करे। ये बंदरगाह किसके हाथ में चला गया, अंग्रेज के हाथ में चला गया। ठीक है, उसके बाद 1687 में जो सूरत में इनकी फैक्ट्री स्थापित थी, सूरत का जो मुख्यालय था इनके व्यापार का, क्या मुख्यालय था, सूरत मुख्यालय था। जब 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मुंबई मिल गया तो इन्होंने सूरत का मुख्यालय बम्बई को बना लिया। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने धीरे धीरे हिंदुस्तान पर हुकूमत भी की और व्यापार की प्रक्रिया शुरू की। और 1759 ईस्वी को, इस डेट को, ये डेट थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। 1759 ईस्वी को वेदरा का युद्ध हुआ। वेदरा का युद्ध में डच और वर्सेस अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें डचों का यहीं से खात्मा हो गया। 1659 ईस्वी के बाद डच हिंदुस्तान में पनपने नहीं पाए। ठीक है, तो डच के अंडर में जितनी भी एरिया था ना, वो सारा अंग्रेज के हाथ में चला गया। और इसी प्रकार धीरे धीरे 1659 ईस्वी को डचों का नामो निशान हिंदुस्तान से मिटा दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद पुर्तगालियों का नामो निशान इसी प्रकार मिटा दिया जिस प्रकार बम्बई को हथिया लिया था इन्होंने, चालबाजी से, शादी वगैरह करके। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि अंग्रेज और पुर्तगाली और डच किस प्रकार हिंदुस्तान पर व्यापारिक प्रक्रिया शुरू की। ठीक है, हम मिलते हैं इसके बाद दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।